ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 201। इवान चौंक गया जब किसी ने अचानक उसके कंधे पर थपथपाया और लगभग अपने हिलते हुए होवरबोर्ड से नीचे कूद गया। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा कि उसके पीछे कौन था, और जब उसने अपने पीछे एक मुस्कुराती हुई सुंदरी को देखा तो वह दंग रह गया। उसके पीछे खड़ी महिला एक रैंक शिकारी लायल थी जिसे उसने पहले देखा था। उसने अपना होवरबोर्ड रोका और भौहें सिकुड़ते हुए उसे देखते हुए नीचे कूद गया। उसे समझ में नहीं आया कि वह यहाँ क्यों आए है। जब इवान उससे दूर कूदा तो लायल ने उसे एक मनोरंजक नज़र से देखा। उसे आज सुबह इस आदमी को पकड़ने का आदेश मिला। वह सोच रही थी कि शहर में उसे खोजना और उसे पकड़ना मुश्किल होगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पहले उसने उसे देखा जब एरॉन अन्य शिकारियों को ऑकडैन की नई स्थिति के बारे में बता रहा था। उस समय उसने अपने एक कौशल का इस्तेमाल किया और उस पर एक निशान छोड़ दिया ताकि वह उसे आसानी से पा सके। वह इस समय निशान पर नज़र रख रही थी ताकि वह उसका स्थान न खो दे। क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? इवान ने नीचे कूदने के बाद उससे पूछा। हालांकि बाहर उसके हाव भाव शांत थे, लेकिन वह सोच रहा था कि वह यहाँ से कैसे भाग सकता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह यहाँ क्यों आए है। वह उसे जानता भी नहीं है और जिस तरह से वह उसे देख रही थी उससे उसे लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। वह एक ए रैंक की शिकारी है। अगर वह उसे मारने का फैसला करती है तो उसके पास विरोध करने का कोई तरीका नहीं है। छाया ऊर्जा के साथ भी वह उसके खिलाफ कुछ भी करने के बारे में निश्चित नहीं था। छाया ऊर्जा सिर्फ 1 या 2 सेकंड तक ही रह सकती है, लेकिन उसे नहीं पता कि यह उसकी शक्ति को ए रैंक तक बढ़ा सकती है या नहीं। साथ ही अगर वह छाया ऊर्जा का इस्तेमाल करता है और लायल को खतरा महसूस होता है तो वह आसमान में उड़ सकती है। अगर वह आसमान में उड़ जाती है तो वह छाया ऊर्जा के साथ भी कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे तुम्हारे साथ आने की ज़रूरत है, लायल ने अपने चेहरे पर उसी मुस्कान के साथ इवान के सवाल का जवाब दिया। तुम्हारे साथ आओ? क्यों? इवान ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। कुछ खास नहीं, मेरे एक दोस्त ने मुझे तुम्हें लाने के लिए कहा था, लायल ने कंधे उचकाते हुए कहा। किसी ने उसे मुझे लाने के लिए कहा था? इवान ने उसे उलझन भरी नज़र से देखा, फिर उसने कुछ सोचा और पूछा। क्या तुम जेफरी के बारे में बात कर रही हो? एक्वाविले सिटी में वह सिर्फ जेफरी के बारे में सोच सकता है जो उससे मिलना चाहता है। वह यहाँ पहली बार आया है, इसलिए वह किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। जेफरी का नाम सुनते ही लायल के चेहरे पर एक पल के लिए उलझन की झलक दिखाई दी, लेकिन ये तुरंत गायब हो गई और उसने अपना सिर हिला दिया। हाँ, जेफरी ने ही मुझे तुम्हें लाने के लिए कहा था। उसे देखकर इवान आसानी से बता सकता है कि वह झूठ बोल रही थी। आखिर उसे मुझसे क्या चाहिए? इवान ने यहाँ से भागने का कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते हुए सोचा। ये देखकर कि इवान ने कुछ नहीं कहा, लायल ने अपनी जीभ चटकाए। वह पहले से ही समझ सकती थी कि वह सिर्फ इसलिए उसके साथ नहीं आने वाला क्योंकि वह पूछ रही है। वह उसे पहले ही आसानी से बेहोश कर सकती थी और अपने साथ ले जा सकती थी, लेकिन अगर वह उसे बेहोश कर देती तो उसे शहर तक वापस ले जाना पड़ता। भले ही यह एक रैंक शिकारी के लिए कुछ खास नहीं है, फिर भी उसे किसी को ले जाना परेशानी भरा लगता है। वह उम्मीद कर रही थी कि वह अपनी मर्जी से उसका पीछा करेगा और उसे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ तो तुम कुछ नहीं कर सकती। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बस आज्ञाकारी होकर मेरा अनुसरण करना चाहिए? ये हम दोनों को परेशानी से बचाएगा। लायल के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई और उसने बिना किसी भाव के उसे देखते हुए पूछा। भले ही उसे इससे दर्द हो, लेकिन इवान जानता था कि वह सही थी। फिलहाल वह उसका कुछ नहीं कर सकता। अगर वह छाया ऊर्जा का उपयोग करता है और असफल हो जाता है तो यह उसके लिए और भी खतरनाक होगा। छाया ऊर्जा का उपयोग करने के बाद वह अपनी अधिकांश शक्ति खो देगा, क्योंकि उसका शरीर इसकी शक्ति को देखने के लिए बहुत कमज़ोर है। इसके अलावा अगर लायल उसे शैडो एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए देखती है तो वह निश्चित रूप से उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करेगी। अरे, मुझे उन कोर को पहले ही अवशोषित कर लेना चाहिए था, भले ही यह जोखिम भरा था। इवान अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचकर खुद को कोसने से नहीं रोक पाता। अगर उसका मोनाक कोर सी रैंक तक आगे बढ़ जाता है तो उसे यहाँ से भागने का मौका मिल सकता है, लेकिन अपनी मौजूदा स्थिति में वह ऐसा कुछ भी नहीं सोच पा रहा है जो उसकी मदद कर सके। ठीक है, इवान ने सभी चीज़ों के बारे में सोचने के बाद उसके साथ जाने का फैसला किया। चीज़ों को देखकर वह बता सकता है कि वह उसे मारना नहीं चाहती है, और अगर वह कोशिश भी करे तो भी वह उससे बच नहीं पाएगा। उसके पास सिर्फ 2 विकल्प थे, या तो वह होश में रहते हुए उसके साथ जाए या बेहोश रहते हुए उसके साथ जाए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने होश में रहते हुए जाने का फैसला किया। अगर वह बेहोश है तो वह उससे बच नहीं पाएगा, लेकिन अगर वह होश में है तो उसे उससे दूर जाने का मौका मिल सकता है।
अच्छा, लैला ने अपना सिर हिलाया और उसकी प्रतिक्रिया सुनकर मुस्कुराए। अगर वह मना करता तो उसे पूरे रास्ते उठाकर ले जाना पड़ता। बेशक, बदले में वह उसे बेहोश होने से पहले अच्छी तरह पीटती। उसके सहमत होने के बाद वे एक बार फिर शहर की ओर बढ़ने लगे। इस पूरे समय इवान भागने का मौका तलाश रहा था। अफसोस की बात है कि जब वे शहर पहुंचने वाले थे तब भी उन्हें कोई अवसर नहीं मिला। लायल ने पहले ही उसका फ़ोन और स्टोरेज रिंग छीन ली थी। अगर वह चुपके से जेफरी को कोई संदेश भेजना भी चाहता था तो वह अपने फ़ोन के बिना ऐसा नहीं कर सकता था। जब वह शहर के पास पहुंचा तो उसने प्रवेश द्वार पर गार्ड से मदद मांगने के बारे में सोचा। हालांकि वह जानता था कि बहुत कम संभावना है कि वे उसकी मदद कर सकें, फिर भी उसे कुछ कोशिश करनी होगी। उसे कोई जानकारी नहीं है कि शहर में प्रवेश करने के बाद वह उसे कहाँ ले जाएगी। गार्ड से मदद मांगना शायद उसका आखिरी मौका हो। लेकिन जब वे शहर के गेट से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर थे तो इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, लायल ने इवान को कराटे का झटका दिया और उसकी आंखें काली हो गईं। यह अच्छा है, एक व्यक्ति ने बंद धातु के दरवाजे पर अपनी मुट्ठी पीटते हुए कहा। चलो थोड़ी देर के लिए लय बदलते हैं, व्यक्ति ने कहा और एक अलग लय में दरवाजे पर अपनी मुट्ठी पीटना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति के बाल पीछे की ओर थे, चेहरा गोरा था और गहरी काली आंखें थीं। वह एक छोटे से कमरे में था जिसमें फर्श पर बिछी एक चादर के अलावा कुछ भी नहीं था। कमरे से जुड़ा एक छोटा सा बाथरूम था और वह व्यक्ति अपनी आंखें बंद करके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से इवान था। लायल द्वारा उसका अपहरण किए जाने के 5 दिन हो चुके हैं। उससे कराटे चॉप प्राप्त करने के बाद जब वह फिर से जागा तो उसने खुद को इस छोटे से कमरे में पाया। जागने के बाद उसने कुछ दूसरी दर की पंक्तियां बुदबुदाईं, जैसे क्या हुआ, वह कहाँ है, उसे यहाँ कौन लाया। और फिर जैसे उसका दिमाग काम करने लगा उसे सारी बातें याद आ गईं। तब से वह इस छोटे से कमरे में फंसा हुआ है। इन 5 दिनों में उसने किसी से कुछ नहीं सुना। लायल उसने उस व्यक्ति से पूछने की कोशिश की जो हर दिन उसका खाना लाता है, लेकिन वह व्यक्ति कुछ नहीं बोलता। और वह यहाँ से भागने के लिए उसे मार भी नहीं सकता क्योंकि वह व्यक्ति कभी दरवाज़ा नहीं खोलता और दरवाजे और फर्श के बीच की छोटी सी जगह से उसका खाना अंदर भेज देता है। एक छोटे से कमरे में कैद होने के कारण जहां आप खाना लाने वाले व्यक्ति के कदमों की आवाज़ के अलावा कुछ नहीं सुन सकते और हिलने डुलने के लिए बहुत कम या बिल्कुल भी जगह नहीं है, इवान पागल हो रहा था। साथ ही अंदर से कमरा पूरी तरह से सफ़ेद था जिसमें धातु का दरवाज़ा भी शामिल था। पूरे दिन सिर्फ सफ़ेद देखकर उसका दिमाग चकरा जाता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे सफ़ेद रंग के अंतहीन समुद्र में फेंक दिया गया हो जहां उसके अलावा कोई और नहीं है। एक कमरे की बजाय यह उसके लिए मानसिक यातना कक्ष था। ऐसी जगह पर कुछ भी करने में सक्षम न होने के कारण वह बस पागल न होने के लिए दरवाज़ा पीटते हुए कुछ आवाज़ें निकाल सकता था। मैं यहाँ से निकलते ही उस कुतिया को मार डालूंगा, इवान ने आंखें बंद करके और दरवाजे से आवाज़ निकालते हुए सोचा। आंखें खोलते ही और अपने चारों ओर सफ़ेद रंग देखकर उसे चक्कर आने लगता है। पिछले 5 दिन उसके जीवन के सबसे बुरे सपने कहे जा सकते हैं। अगर वह दरवाजे से आवाज़ नहीं करता और कुछ नहीं करता तो उसे मौत के सन्नाटे की वजह से अपनी ही धड़कन की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। उसके बाद सांस लेने की आवाज़, पलकें झपकाने की आवाज़, पेट में गुड़गुड़ाहट जैसी दूसरी आवाज़ें। हर तरह की आवाज़ें उसे आवाज़ की पहचान खो देंगी। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ऐसी जगह पर आवाज़ की पहचान खो चुका है जहां अंतहीन सफ़ेद रेगिस्तान के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। अचानक धातु के दरवाजे की आवाज़ के अलावा इवान को कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ईमानदारी से कहूँ तो उसे यकीन नहीं था कि उन्होंने इस कमरे को ध्वनिरोधी क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वहां कैद व्यक्ति के लिए यह और भी ज़्यादा यातनापूर्ण होता। लेकिन ऐसा नहीं था कि वह शिकायत कर रहा था क्योंकि धातु के दरवाजे की आवाज़ के अलावा कोई और आवाज़ सुनकर उसे थोड़ी राहत मिली। थोड़ी देर बाद चावल और एक अजीब सी करी के साथ एक प्लास्टिक की प्लेट दरवाजे के नीचे से अंदर सरकती हुई आई। प्लेट के खिसकने की आवाज़ सुनकर इवान ने अपनी आंखें नहीं खोलीं, लेकिन उसने दरवाजे पर मुक्का मारना बंद कर दिया। अरे, वो कुतिया कहाँ है? इवान ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ उसकी इच्छा से ज़्यादा तेज़ निकली। वह अपनी आवाज़ को भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी आवाज़ की समझ खराब थी। हालांकि उसने सवाल पूछा था, लेकिन इवान को दूसरी तरफ से कोई जवाब मिलने की उम्मीद नहीं थी। तो तुम अभी भी पागल नहीं हुए हो? लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कोई बोला और यह उस व्यक्ति की आवाज़ थी जिसे वह इस समय सबसे ज़्यादा मारना चाहता था। इवान को लगा कि उस आवाज़ को सुनकर उसका गुस्सा बढ़ रहा है, लेकिन उसने शांत रहने की पूरी कोशिश की। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे यहाँ इसलिए लाए हो क्योंकि कोई मुझसे मिलना चाहता है? तो वह व्यक्ति कहाँ है और मुझे यहाँ क्यों कैद किया जा रहा है? ठीक है, जिस व्यक्ति ने मुझे तुम्हें पकड़ने के लिए कहा था वह एक वाविले शहर में नहीं है। जब मैंने उसे बताया कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है तो उसने मुझे तुम्हें यहाँ लाने के लिए कहा।
लेकिन वर्तमान में मैं किसी महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हूँ, इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं अपना काम पूरा करने के बाद तुम्हें यहाँ लाऊंगा। उसने लैला की आवाज़ सुनी और भौहें चढ़ा दीं। उसने वह शब्द पर ध्यान दिया जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति उसे पकड़ना चाहता है वह एक महिला है। क्या ओलिविया इस सब के पीछे है? इवान उसकी बात सुनकर सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। वह उससे पूछना चाहता था, लेकिन वह एक बार फिर बोल पड़ी। जहां तक तुम्हें इस कमरे में रखे जाने का कारण है वह ये है कि उसने मुझे तुम्हें वहां लाने से पहले तुम्हारी मानसिकता को तोड़ने के लिए कहा है। तो तुम निकट भविष्य में और भी चीज़ों की उम्मीद कर सकते हो। ये कमरा अभी शुरुआत है, मुझे यहाँ अपना काम पूरा करने में कम से कम 1 महीना लगेगा। इस 1 महीने में मैं तुम्हें अलग अलग तरह की चीज़ों का अनुभव कराऊंगा, लैला ने थोड़ा हंसते हुए कहा। इवान को उसकी बात सुनकर एक साथ चिंता और गुस्सा दोनों महसूस हुए। अरे बिच, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोलती और फिर देखते हैं कि कौन किसकी मानसिकता को तोड़ता है। ओह, मैं ऐसा क्यों करूं? फिलहाल मेरे पास तुम्हारे जैसे कमज़ोर व्यक्ति पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, एक बार जब मैं उस ऑफ-डैन के निर्माण के पीछे के सभी सबूत मिटा दूंगी तो मैं तुम्हारे साथ जी भरकर खेलूंगी, लायल ने इवान से कहा और उसके जवाब का इंतजार किए बिना वहां से चलने लगी। दूसरी ओर इवान भी ये सुनकर दंग रह गया कि उसने अभी क्या कहा। उसके कहने का क्या मतलब है कि उसने ही ऑफ-डैन बनाया था? वह उस ऑफ-डैन के निर्माण के पीछे है। जब इवान ने ये शब्द सुने तो उसे अचानक कुछ याद आ गया। ऑफ-डैन के मिशन में शामिल होने से पहले उसने इसके विवरण के बारे में पढ़ा। विवरण में यह उल्लेख किया गया था कि ऑफ-डैन डेंगॉन प्रकोप के कारण बनाया गया हो सकता है। उन्हें संदेह था कि पर्वत श्रृंखला के भीतर कहीं गहरे में एक डेंगॉन हो सकता है। लेकिन अब लैला ने कहा कि वह उस ऑफ-डैन के निर्माण के पीछे थी। अगर उसने जो अभी कहा वह सच है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह जानती थी कि वह डेंगॉन कहाँ स्थित है और वह किसी तरह उसमें प्रकोप पैदा कर सकती है? इवान ने सोचा और याद किया कि वैलेरी ने उसे क्या बताया था जब वह उसे कालोस के बारे में विवरण दे रही थी। वैलेरी ने मुझे बताया कि वर्तमान में डेंगॉन प्रकोप जो हर जगह हो रहे हैं वे डार्क गिल्ड के कारण हो सकते हैं। और अब उस कुतिया ने कहा कि वह उस ऑफ-डैन के निर्माण के पीछे थी, जिसका मतलब है कि उसने किसी तरह उस कालकोठरी में प्रकोप पैदा किया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह डार्क गिल्ड से कोई है? इवान ने गहरी सांस ली और शांत होने की कोशिश की। इस पूरे समय वह सोच रहा था कि उसे यहाँ क्यों रखा गया है और कौन उसे पकड़ना चाहता था। लेकिन लैला ने जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद उसे आखिरकार समझ में आ गया कि उसे यहाँ क्यों रखा गया है। हालांकि यह सिर्फ उसका अनुमान था, लेकिन उसे 90% यकीन था कि वह डार्क गिल्ड से कोई है। वह किसी और के बारे में नहीं सोच सकता जो उसे पकड़ सके। अरे, मैं उनके बारे में पूरी तरह से भूल गया क्योंकि उन्होंने फ्रॉस्ट वर्ल्ड कालकोठरी से वापस आने के बाद कुछ नहीं किया, इवान ने शाप दिया और चिंतित हो गया। उसे यकीन नहीं था कि लैला को उसे पकड़ने के लिए किसने कहा था, लेकिन चूंकि वह व्यक्ति ए रैंक के शिकारी से भी अपनी बीडिंग करने के लिए कह सकता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह कम से कम ए प्लस रैंक की है या शायद एस रैंक की शिकारी भी हो सकती है। अगर वह अब यहाँ से भाग नहीं सकता तो शायद उसे बाद में कभी मौका न मिले। क्या उन्हें किसी तरह पता चल गया कि मैंने ही कालोस को मारा है? इवान ने सोचा और पाया कि यह बिल्कुल संभव है। अगर उन्हें वाकई पता चल गया कि मैंने ही कालोस को मारा है तो वे मुझसे ज़रूर पूछेंगे कि मैंने उसे कैसे मारा, जबकि मैं उस समय सिर्फ डी रैंक का शिकारी था। जितना ज़्यादा वह इस बारे में सोचता है उतना ही उसे अपनी स्थिति परेशान करने वाली लगती है। अगर उन्हें पता चल गया कि मेरे पास 2 कोर हैं तो वे क्या करेंगे? इवान ये सोचकर कांप उठता है कि क्या होगा। मेरा मोनाक कोर मेरे दिल के अंदर है, अगर उन्होंने मेरा दिल निकाल लिया तो क्या होगा? ओह, क्या बेवकूफ़ी भरा सवाल है। अगर उन्होंने मेरा दिल निकाल लिया तो मैं ज़रूर मर जाऊंगा, इवान ने सोचा और खड़ा हो गया। लेकिन जब वह खड़ा हुआ तो वह खुद को ठीक से संतुलित नहीं कर पा रहा था। अपने चारों ओर सफ़ेद रंग देखकर उसका दिमाग चकरा गया और उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। अरे, होश खो बैठा है, इवान ने गाली दी और फिर से बैठ गया। पहले उसने सोचा था कि चूंकि उन्होंने उसे यहाँ बंद कर दिया है और उसे नहीं मारा है, इसलिए वह सुरक्षित हो सकता है। लेकिन अब जब उसे पता चल गया है कि यह सब डार्क गिल्ड के कारण है, तो वह अपने कंपोजर को नहीं रख सकता। साथ ही एक और समस्या थी। मैं यहाँ 1 महीने की कैद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इवान ने सोचा और अपना मन बना लिया। भले ही लैला ने पहले ही उसका स्टोरेज रिंग और कवच और छुपाने वाली रिंग सहित अन्य उपकरण छीन लिए हों, फिर भी उसके पास उसकी सभी महत्वपूर्ण चीज़ें उसके शैडो स्टोरेज में हैं। यहाँ तक कि आगे बढ़ने के लिए उसे जिन कोर की आवश्यकता है वे भी उसके शैडो स्टोरेज में हैं। यहाँ आगे बढ़ने के खतरे के कारण उसने पिछले 5 दिनों में उनका उपयोग नहीं किया। लेकिन अब जब उसे पता चल गया है कि उसकी जान को वास्तविक खतरा हो सकता है, साथ ही उसे 1 महीने तक इस जगह पर रहना है, तो उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि अगर वह आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसे और भी गंभीर परेशानी हो सकती है।
भले ही लैला को पता चल जाए कि यहाँ कुछ हो रहा है और वह मुझे रोकने के लिए आई है, मैं छाया ऊर्जा का उपयोग करके उसे मारने की कोशिश कर सकता हूँ। इस बंद जगह में छाया ऊर्जा का उपयोग करते समय मुझे अधिक लाभ होगा, इवान ने सोचा और एक गहरी सांस ली। जंगल में उसने छाया ऊर्जा का उपयोग करके उसके खिलाफ लड़ाई नहीं की, क्योंकि उस खुली जगह में सफलता की संभावना बहुत कम थी। उसे केवल 1 या 2 सेकंड के लिए बढ़ावा मिल सकता है और उस खुली जगह में उसे मारना बहुत कठिन था। लेकिन यहाँ इस बंद जगह में अगर वह छाया ऊर्जा का उपयोग करता है तो उसे मारने की संभावना बहुत अधिक थी। और एक और समस्या थी जो उसे परेशान कर रही थी। क्या होगा अगर मैं अपने कोर को सी रैंक पर आगे बढ़ाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ? यह इवान की घबराहट का मुख्य कारण था। अगर उसका मोनाक कोर सामान्य रूप से आगे बढ़ता है और उसे इससे कोई क्लास नहीं मिलती है, तो उसे यकीन था कि उसके लिए यहाँ से बच निकलना लगभग असंभव होगा। हो सकता है कि वह अपने मोनाक कोर एडवांस के बाद बी रैंक के शिकारी को आसानी से मार सके, या हो सकता है कि वह किसी तरह बी जोड़ रैंक के शिकारी को भी मार सके। लेकिन क्लास मिले बिना उसके लिए ए रैंक के शिकारी के खिलाफ कुछ करना असंभव था। दरअसल वह जानता था कि अगर उसे क्लास मिल भी जाए तो भी उसके लैला को मारने की संभावना बहुत कम है। आखिरकार ए रैंक के शिकारी ऐसे नहीं होते जिन्हें आप आसानी से मार सकें। वह ये सब जानता था, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ना चाहता था, क्योंकि भले ही वह ए रैंक के शिकारी को मारने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो, लेकिन उसे कोई क्लास या कौशल मिल सकता है जो उसे यहाँ से भागने में मदद कर सकता है। फिलहाल वह बस कुछ ऐसा चाहता था जो उसे यहाँ से भागने में मदद कर सके। जब तक वह यहाँ से भाग सकता था तब तक वह ठीक था। जहाँ तक लेयल से बदला लेने की बात है, वह ऐसा कभी भी कर सकता है जब वह पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाए। अपना मन बनाने के बाद वह कोर को अवशोषित करने के लिए तैयार था, लेकिन उसने तुरंत कोर को अवशोषित करना शुरू नहीं किया। उसने कुछ घंटों तक इंतजार किया, क्योंकि उसे पता था कि लेयल अभी भी वहाँ हो सकती है, क्योंकि उसने अभी अभी उसका खाना पहुँचाया है। 3 घंटे के बाद इवान ने अपने शैडो स्टोरेज का इस्तेमाल किया और उसमें से सी जोड़ रैंक कोर निकाला। हाँ, बेकार की चीज़ों के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। इवान ने अपनी सारी चिंताएं दूर की और सी जोड़ रैंक कोर को अपने मुंह में डाल लिया। सी जोड़ रैंक ऊर्जा में बदल गई और वह ऊर्जा उसके मोनाक कोर की ओर बढ़ी, जिसने लालच से उसे पूरी तरह अवशोषित कर लिया। सी जोड़ रैंक कोर से सारी ऊर्जा अवशोषित करने के बाद उसने बी रैंक कोर निकाला जो उसे पहले ऑक से मिला था। एक गहरी सांस लेने के बाद उसने कोर को अपने मुंह में डाल लिया। पहले की तरह ये कोर भी ऊर्जा में बदल गया और उसके मोनाक कोर की ओर चला गया। पिछली बार की तरह जब उसने बी रैंक कोर को अवशोषित किया तो उसे अपने पूरे शरीर में असहजता महसूस हुई, क्योंकि बी रैंक कोर में बहुत अधिक ऊर्जा थी। असहजता की वजह से उसने अपना ध्यान नहीं खोया और अपने कोर के स्तर पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया। पिछली बार की तुलना में ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक थी। उसका मोनाक कोर ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखता था और लेवल अप करने के बहुत करीब था। बस थोड़ा और इवान ने सारी ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद बुदबुदाया। उसने अपने शैडो स्टोरेज का इस्तेमाल किया और आखिरी बी रैंक कोर को बाहर निकाला। जब उसने अपने हाथ में बी रैंक कोर को देखा तो उसका दिल जोर से धड़क रहा था। इस कोर को अवशोषित करने के बाद उसे यकीन था कि उसका कोर आगे बढ़ेगा। क्या मुझे कोई क्लास मिलेगी? अगर मुझे कोई क्लास नहीं मिली तो क्या होगा? क्या होगा अगर वह कुतिया मेरे आगे बढ़ने के दौरान यहाँ आ गई? क्या होगा अगर मुझे कोई क्लास मिल जाए लेकिन वह मुझे यहाँ से जाने में मदद नहीं कर सकती? जब उसने आखिरी कोर निकाला तो उसके मन में कई सवाल उठे। वह बहुत घबराया हुआ था और अपने दिल को शांत करने की कोशिश कर रहा था जो ड्रम की तरह धड़क रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने दिमाग के पीछे सभी बेकार विचारों को धकेल दिया। मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, बस इसे आत्मसात कर लो और इससे निपट लो, इवान ने खुद से कहा और आखिरी कोर अपने मुंह में डाल लिया। कोर भी ऊर्जा में बदल गया और उसके सम्राट कोर की ओर बढ़ गया। उसका कोर पहले की तरह ही ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, लेकिन उसके लिए ऐसा लग रहा था कि उसका कोर बहुत धीरे धीरे ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। लगभग पहुंच गए, इवान ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसके कोर ने बी रैंक कोर की आधी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। जल्द ही उसका कोर डी रैंक के शिखर पर पहुंच गया और अभी भी कुछ ऊर्जा बची हुई थी। डी रैंक के शिखर पर पहुंचने के बाद भी उसका मोनाक कोर शेष ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखता है। क्रैक क्रैक, इवान को कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है और जो दीवार उसके कोर को सी रैंक तक पहुंचने से रोक रही थी वह ऊर्जा के कारण टूट रही थी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह उसकी कल्पना नहीं है। क्रैक क्रैक, जब उसने क्रैकिंग ध्वनि पर ध्यान केंद्रित किया तो उसका दिमाग एक पल के लिए काला हो गया जब उसने देखा कि क्रैकिंग ध्वनि वास्तव में उसके मोनाक कोर से आ रही थी। क्या बकवास है अंडरस्को, इवान ये देखकर दंग रह गया कि क्या हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाता कि उसका कोर क्यों टूट रहा था, उसके सीने से एक भयानक दर्द उठा। इवान भयानक दर्द महसूस करते हुए लगभग जोर से चिल्ला पड़ा।
उसने अपनी शर्ट की आस्तीन को काटा और खुद को रोकने की पूरी कोशिश की। चीख दर्द उसके हृदय से उत्पन्न हुआ, जहां उसका मोनाक कोर स्थित था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके हृदय को चीर रहा है। चावल के दाने के आकार का छोटा मोनाक कोर धीरे धीरे टूट रहा था। उसके मोनाक कोर पर दरारें दिखाई देती रहती हैं क्योंकि यह बी रैंक कोर की ऊर्जा को अवशोषित करता है। और इवान ने अपनी शर्ट की आस्तीन को और भी अधिक ताकत से काटा और दर्द को सहन किया। दर्द इतना अधिक था कि उसे लगा कि वह किसी भी क्षण बेहोश हो जाएगा। धीरे धीरे ठोस मोनाक कोर तरल में बदलने लगा। जब उसका कोर तरल में बदलने लगा तो उसे जो दर्द महसूस हो रहा था वह और भी तेज हो गया। अर्गग, उसने जोर से चिल्लाने से बचने की पूरी कोशिश की। जब उसका कोर तरल में बदलने लगा तो उसे लगा कि उसका हृदय भी इसके साथ पिघल रहा है। जल्द ही छोटा कोर पूरी तरह से तरल रूप में बदल गया। जब उसका कोर पूरी तरह से तरल में बदल गया तो उसे जो दर्द महसूस हो रहा था वह इतना अधिक था कि उसका दिमाग लगभग खाली हो गया था। सौभाग्य से उसके कोर के पूरी तरह तरल में बदल जाने के बाद उसे जो दर्द हो रहा था वह और नहीं बढ़ा। इवान ने ठीक से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि सांस लेने की कोशिश करने पर उसे बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। कुछ सेकंड के बाद उसका मोनाक कोर, जो एक बार फिर तरल में बदल गया, ठोस होने लगा। जैसे ही उसके मोनाक कोर का तरल एक बार फिर ठोस होने लगा, इवान को जो दर्द हो रहा था वह भी कम होने लगा। लेकिन जल्द ही इवान ने कुछ महसूस किया। जब तरल का 1% हिस्सा फिर से ठोस हो गया तो उसे लगा कि उसका कोर किसी चीज़ से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। उसे समझ में नहीं आया कि उसका कोर किस चीज़ से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि जैसे जैसे कोर ठोस में बदल रहा था उसका कनेक्शन मजबूत होता जा रहा था। पहले तो उसे इसमें कोई समस्या नहीं लगी और वह बस वहीं बैठा रहा और राहत महसूस करता रहा कि उसके दिल का दर्द कम हो रहा है। लेकिन जब 5% तरल ठोस हो गया और कनेक्शन और भी मजबूत हो गया तो उसे थोड़ा असहज महसूस होने लगा। 10%। जब तरल का 10% हिस्सा ठोस हो गया और कनेक्शन और भी मजबूत हो गया तो असहज महसूस अजीब दबाव में बदल गया। ये दबाव उसके शरीर की गहराई से आ रहा था। वह शारीरिक रूप से असहज महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन किसी कारण से उसे एक अजीब दबाव महसूस हो रहा था जो उसे बहुत बुरा एहसास दे रहा था। जब 12% तरल ठोस हो गया तो दबाव के साथ साथ उसे अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस होने लगा। इवान को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है या वह किस दबाव और दर्द को महसूस कर रहा था। लेकिन जल्द ही वह दर्द जो उसे महसूस हो रहा था दबाव के साथ बढ़ने लगा। लेकिन जब 15% तरल ठोस हो गया और उसे लगा कि उसका अस्तित्व ही टूट रहा है तो इवान को आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। उसका सम्राट कोर जो कनेक्शन बना रहा था वह उसकी आत्मा पर बहुत दबाव डाल रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह कनेक्शन उसकी आत्मा पर बोझ क्यों डाल रहा था, लेकिन उसे एक बात का यकीन था। उसकी आत्मा बहुत कमज़ोर है और कनेक्शन के दबाव को नहीं झेल सकती, और अगर वह कुछ नहीं करता और चीज़ें इसी तरह चलती रहीं तो दबाव के कारण उसकी आत्मा टूट जाएगी। जैसे जैसे उसका कोर एक बार फिर से ठोस होता जा रहा था, उसके कोर और अज्ञात चीज़ के बीच का कनेक्शन भी मजबूत होता जा रहा था। जो कनेक्शन मजबूत होता जा रहा था उसकी वजह से उसकी आत्मा पर बोझ भी बढ़ रहा था। बोझ के साथ साथ उसे जो दर्द हो रहा था वह भी बढ़ रहा था। आह, रुक जाओ! इवान अपनी आत्मा की गहराई से आ रहे दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और जोर से चिल्लाया। जब उसका कोर टूट रहा था तो उसे जो दर्द महसूस हो रहा था वह अब जो दर्द महसूस हो रहा था उसकी तुलना में कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे कनेक्शन मजबूत होता गया उसे लगा कि उसकी आत्मा पर दबाव के कारण उसे चीर दिया जा रहा है। उसे यकीन था कि अगर चीज़ें इसी तरह चलती रहीं तो दबाव के कारण उसकी आत्मा जल्द ही टूट जाएगी। जब कोर का 40% हिस्सा ठोस हो गया तो इवान लगभग अपनी सीमा पर था। उसे लगा कि अगर दबाव थोड़ा और बढ़ा तो उसकी आत्मा टूट जाएगी। वह जो बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रहा था उसके कारण वह पहले ही फर्श पर गिर पड़ा था। वह जो दर्द महसूस कर रहा था उसके कारण उसका दिमाग खाली हो गया था। अपनी दृष्टि को काला होते हुए महसूस करते हुए इवान खुद पर हंसना चाहता था। उसने सोचा कि अपने कोर को सी रैंक पर आगे बढ़ाने के बाद वह यहाँ से बच सकता है, लेकिन यहाँ वह मौत के कगार पर फर्श पर पड़ा है। उसे ये भी नहीं पता कि उसके कोर के साथ क्या हो रहा है। ये कौन सा कनेक्शन बन रहा था और यह कनेक्शन उसकी आत्मा पर इतना बड़ा बोझ क्यों डाल रहा था। जैसे जैसे उसका कोर एक बार फिर ठोस रूप में बदल रहा था उसे दर्द बढ़ता जा रहा था और उसकी आत्मा पर दबाव पहले से ही अपना असर दिखाना शुरू कर रहा था, क्योंकि वह होश खो रहा था। मरने का ये कैसा अनोखा तरीका है, इवान सोचने से खुद को रोक नहीं पाता। जब उसका 50% कोर एक बार फिर ठोस हो जाता है वह महसूस कर सकता है कि उसकी आत्मा पहले ही अपनी सीमा पर पहुंच चुकी है और यह और अधिक दबाव नहीं झेल सकती। अगर दबाव थोड़ा और बढ़ता तो उसकी आत्मा निश्चित रूप से टूट जाती। जैसे ही उसने सोचा कि दबाव के कारण उसकी आत्मा टूट जाएगी, उसके कोर का वह हिस्सा जो ठोस हो गया था उसने एक अजीब ऊर्जा जारी की।
जैसे ही उसके आधे कोर ने उस ऊर्जा को छोड़ा, उसने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में एक सुखद एहसास फैल रहा है। उसकी आत्मा से आने वाला दर्द कम होने लगा और उसके कोर का निर्माण भी आधे पर ही रुक गया। उसके कोर का बचा हुआ आधा हिस्सा तरल रूप में रहा और ठोस कोर में नहीं बदला। जब उसकी आत्मा से आने वाला दर्द कम होने लगा तो इवान का दिमाग भी साफ होने लगा। पहले वह दर्द के कारण समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन अब जब दर्द कम हो रहा था तो वह आखिरकार अपने मोनाक कोर की जांच कर सकता था। जब उसने अपने मोनाक कोर की जांच की तो वह ये देखकर दंग रह गया कि यह आधा ठोस और आधा तरल रूप में था। यहाँ क्या हो रहा है? इवान ने कमज़ोर आवाज़ में बुदबुदाया और समझने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। वह देख सकता है कि उसका कोर डी रैंक और सी रैंक की सीमा के बीच फंस गया है। उसका मोनाक कोर जो कनेक्शन पहले बना रहा था वह भी आधे रास्ते पर ही रुक गया। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि पहले क्या हो रहा था और यह कनेक्शन क्या है। इवान एक बात को लेकर निश्चित था, वह इस कनेक्शन के पूरी तरह बनने से पहले सी रैंक तक नहीं पहुंच सकता। और यह कनेक्शन इसलिए रुक गया क्योंकि उसकी आत्मा इस कनेक्शन के दबाव को झेलने के लिए बहुत कमज़ोर थी। मुझे मत बताओ कि मुझे सी रैंक तक पहुंचने से पहले अपनी आत्मा को मजबूत करना होगा, इवान ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा। अपनी वर्तमान स्थिति में उसके लिए अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना असंभव था। जब वह सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए तो उसके कोर का तरल हिस्सा जो उसकी कमज़ोर आत्मा के कारण ठोस नहीं बन पाया था, बेचैन हो गया। ये हिंसक रूप से हिलने लगा और इवान ने महसूस किया कि पहले से बने अधूरे कनेक्शन के माध्यम से उसके शरीर में एक अजीब शक्ति आ रही है। उसने महसूस किया कि अधूरे कनेक्शन से आने वाली शक्ति उसकी पूरी आत्मा को कवर कर रही है। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा को स्कैन किया जा रहा है। लगभग 30 सेकंड के बाद उसके शरीर से अदृश्य ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ और उसकी आत्मा को स्कैन करने वाली शक्ति गायब हो गई। इवान के शरीर से शक्ति निकली और पूरी दुनिया में फैल गई। इसने विभिन्न दुनियाओं की सीमाओं को भी तोड़ दिया और आगे बढ़ना जारी रखा। इवान जो कुछ भी नहीं जानता था, छोटे से कमरे में बैठा था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसका तरल कोर सामान्य हो गया और वह अब हिल नहीं रहा था। यहाँ तक कि अधूरे कनेक्शन के माध्यम से आने वाली शक्ति भी आना बंद हो गई। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? इवान ने उन सभी चीज़ों से अविश्वसनीय रूप से भ्रमित महसूस करते हुए बड़बड़ाया जो हो रही थीं। लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि ऊर्जा का एक हिस्सा जो पहले उसकी आत्मा को स्कैन करके चला गया था, वापस आ गया है और एक बार फिर उसकी आत्मा में प्रवेश कर गया है। जब उसने महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ अजीब सा प्रवेश कर रहा है तो वह दंग रह गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसे भयानक सिरदर्द ने घेर लिया। भाड़ में जाओ, कौन सा मादरचोद मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है? जब इवान को दर्द की एक और लहर महसूस हुई तो वह खुद को कोसने से नहीं रोक सका। लेकिन जल्द ही ऊर्जा का एक और हिस्सा वापस आया और उसके शरीर में प्रवेश किया। उसका सिरदर्द और भी बढ़ गया और बिना विरोध किए वह तुरंत बेहोश हो गया। धम्म, एक जोरदार धमाके के साथ इवान का सिर कमरे के सख्त फर्श से टकराया। वह अपने चेहरे पर एक दर्दनाक भाव के साथ वहीं पड़ा रहा। ये स्पष्ट था कि भले ही वह बेहोश हो गया था, लेकिन दर्द इतना अधिक था कि वह अभी भी इसे महसूस कर रहा था। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे। समय बीतता रहा, लेकिन इवान अपने चेहरे पर एक दर्दनाक भाव के साथ बेहोश पड़ा रहा। कभी कभी उसकी आत्मा को स्कैन करने के बाद बची हुई ऊर्जा का एक छोटा हिस्सा वापस आता है और उसके शरीर में प्रवेश करता है। यह ऊर्जा अदृश्य थी और कोई भी इसे नोटिस नहीं कर पा रहा था। जैसे जैसे ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करती रही, उसका कोर जो अभी भी तरल रूप में था, ठोस होने लगा और उसके कोर का उस अज्ञात चीज से संबंध भी मजबूत होता जा रहा था। लेकिन पहले की तुलना में उसका कोर भोंगे की गति से ठोस हो रहा था। क्या हुआ? बैफोमेट, जिसे दानव सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, ने पूछा जब उसके 5 सेनापतियों में से एक जगन्नाथ उसे जल्दी से ढूंढने आया। हमें अभी अभी उन लोगों से महत्वपूर्ण समाचार मिला है जो छाया क्षेत्र पर लगी सील तोड़ रहे हैं, जगन्नाथ ने बैफोमेट के सामने घुटने टेकते हुए कहा। जगन्नाथ ज्वाला दानव है। वह 200 सेमी लंबा था। उसकी त्वचा लाल रंग की थी और एक ज्वलंत आभा उसके पूरे शरीर को ढंक रही थी। उसका सिर शेर के सिर जैसा था जो इस समय नीचे झुका हुआ था क्योंकि वह बैफोमेट के सामने था। उसकी गहरी नारंगी आंखें शक्ति से भरी हुई थीं और कभी कभी आग के साथ उसके उच्च संबंध के कारण उसके शरीर से आग की कुछ चिंगारियां निकल रही थीं। क्या सील पहले ही टूट चुकी है? बैफोमेट ने आश्चर्य में भौहें उठाते हुए पूछा। नहीं गुरु, छाया क्षेत्र पर लगी सील अभी भी नहीं टूटी है, जगन्नाथ ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन अभी कुछ मिनट पहले ही उन्होंने छाया क्षेत्र से एक अजीब ऊर्जा प्रवाह का पता लगाया था। पहले तो ऊर्जा का प्रवाह काफी अधिक था, लेकिन कुछ मिनटों के बाद ये रुक गया। लेकिन ऊर्जा प्रवाह एक बार फिर शुरू हो गया, हालांकि यह पहले की तुलना में बहुत धीमा है। इससे एक अजीब ऊर्जा प्रवाह निकल रहा है, बैफोमेट ने बड़बड़ाया और उसके चेहरे पर एक शिकन दिखाई दी। उसके अनुसार सील तोड़ने की प्रक्रिया के दौरान कुछ भी नहीं होना चाहिए था।
ठीक है, मैं खुद जाकर देखूंगा, बैफोमेट ने जगन्नाथ से कहा और खड़ा हो गया। जल्द ही वह अपनी जगह से गायब हो गया और एक टेलीपोर्टेशन मैट्रिक्स के सामने प्रकट हुआ। चूंकि दुनिया बहुत बड़ी है, इसलिए टेलीपोर्टेशन मैट्रिक्स लंबी दूरी की यात्रा करने का सामान्य तरीका है। बैफोमेट मैट्रिक्स पर खड़ा हुआ और उसे सक्रिय किया। टेलीपोर्टेशन मैट्रिक्स जल उठा और वह वहां से गायब हो गया। एक जंगल के भीतर एक सुनसान जगह पर एक टेलीपोर्टेशन मैट्रिक्स चमकीली चमकी और बैफोमेट वहां प्रकट हुआ। दो राक्षस टेलीपोर्टेशन मैट्रिक्स की रखवाली कर रहे थे। जब उन्होंने बैफोमेट को वहां प्रकट होते देखा तो उन्होंने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। बैफोमेट ने ध्यान नहीं दिया, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह जगन्नाथ द्वारा पहले बताई गई बातों के बारे में सोच रहा था। वह आगे बढ़ा और उस स्थान से गायब हो गया जहां टेलीपोर्टेशन मैट्रिक्स स्थित था। जल्द ही वह एक ऐसी जगह पर दिखाई दिया जो घने पेड़ों से घिरा हुआ था। वह घने पेड़ों के क्षेत्र की ओर बढ़ा और जैसे जैसे वह उनकी ओर बढ़ा, उसका परिवेश बदलने लगा। सभी घने पेड़ गायब होने लगे जैसे कि वे केवल एक भ्रम थे, और एक छोटा सा खुला क्षेत्र दिखाई दिया जहां कुछ राक्षस इकट्ठे थे। उस क्षेत्र में लगभग 10 राक्षस थे और उन सभी में बहुत शक्तिशाली आभा थी। मास्टर माल्फासर, बैफोमेट के 5 कमांडरों में से एक आगे आया और उसे देखकर उसका अभिवादन किया। माल्फासर 1.5 मीटर लंबा था, उसका चेहरा एक कौवे जैसा था और उसकी पीठ के पीछे 2 कौवे के पंख थे। उसके पैर किसी जानवर के पंजे जैसे थे जबकि उसके हाथ इंसानों जैसे थे। वह छाया क्षेत्र पर मुहर तोड़ने का प्रभारी है और वह व्यक्ति भी है जिसने छाया क्षेत्र की असामान्यता के बारे में रिपोर्ट की थी। बैफोमेट ने माल्फासार की ओर सिर हिलाया और खुले स्थान के अंत में काले रंग के पोर्टल को देखा। छाया क्षेत्र के प्रवेश द्वार को देखकर बैफोमेट की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि वह पोर्टल से एक अजीब ऊर्जा प्रवाह को भी महसूस कर सकता था। ऊर्जा पोर्टल से निकल रही थी और शून्य में गायब हो रही थी। वह भौहें सिकुड़ते हुए पोर्टल के पास गया, लेकिन वह पोर्टल के जितना करीब गया उतना ही उसका चेहरा बदल गया। जब वह पोर्टल से सिर्फ 50 मीटर दूर था और ऊर्जा प्रवाह को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था तो उसके चेहरे पर एक चौंका देने वाला भाव दिखाई दिया। ये कैसे संभव है? बैफोमेट ने पोर्टल को देखकर खुद से कहा। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। ऐसा कुछ संभव ही नहीं है। सभी 5 सम्राट अभी भी जीवित हैं। हम में से किसी एक के मरने के बिना ऐसा होने का कोई तरीका नहीं है। ब्रह्मांड के नियम के अनुसार एक ही समय में केवल 5 निषिद्ध शरीर धारक ही हो सकते हैं। वर्तमान में 5 निषिद्ध काया धारक हैं। बैफोमेट, दानव सम्राट काया का धारक। विंटरक्लाव, बर्फ सम्राट काया का धारक। एलिस्टेयर नाइटफॉल, रक्त सम्राट काया का धारक। आकाश, विष की रानी, विष सम्राट काया का धारक। एलिस्ट्रिया, चांदनी महारानी, प्रकृति सम्राट काया का धारक। ये वर्तमान में 5 निषिद्ध काया धारक हैं। ये ब्रह्मांड का नियम है कि एक ही समय में 5 से अधिक निषिद्ध काया धारक नहीं हो सकते। जब कोई निषिद्ध काया धारक सी रैंक पर पहुंचता है तो उसके निषिद्ध काया के अनुसार उपयुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा। जैसे जब बैफोमेट सी रैंक पर पहुंचा तो दानव क्षेत्र का निर्माण हुआ और अब वह उस क्षेत्र का स्वामी है। यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग है और दानव क्षेत्र के अंदर उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। लेकिन इस क्षेत्र की सबसे खास बात यह है कि यह क्षेत्र उसकी अनूठी ऊर्जा का स्रोत है। राक्षसी ऊर्जा मन से पूरी तरह अलग है और उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हर निषिद्ध काया धारक का अपना क्षेत्र होता है और वह क्षेत्र उन्हें एक अनूठी ऊर्जा प्रदान करता है। जब वह सी रैंक पर पहुंचा और दानव क्षेत्र का निर्माण हुआ तो उसके और दानव क्षेत्र के बीच एक संबंध बन गया, जिससे उसे दानव क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण मिल गया। और वर्तमान में वह इसे महसूस कर सकता है। वह इस ऊर्जा प्रवाह से बहुत परिचित है। छाया क्षेत्र से निकलने वाला ऊर्जा प्रवाह उस ऊर्जा प्रवाह के समान है जिसे उसने दानव क्षेत्र के साथ अपना संबंध बनाते समय महसूस किया था। और बैफोमेट हैरान है, क्योंकि अगर यह सच है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि भले ही सभी 5 सम्राट अभी भी जीवित हैं, एक छठा व्यक्ति पहले से ही निषिद्ध काया के साथ पैदा हुआ है और सी पर पहुंच गया है और वर्तमान में वह छाया क्षेत्र के साथ संबंध बना रहा है। बैफोमेट वहां एक चकित नज़र से खड़ा था और नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। ये तथ्य कि वह संबंध बनते हुए महसूस कर सकता है इस बात का सबूत है कि एक व्यक्ति जिसके पास छाया सम्राट काया है वह सी रैंक पर पहुंच गया है। लेकिन वह इस बात को लेकर उलझन में था कि छठा सम्राट काया धारक कैसे प्रकट हो सकता है। सभी 5 सम्राट काया धारक अभी भी जीवित हैं, इसलिए कोई दूसरा निषिद्ध काया धारक प्रकट नहीं हो सकता। इसके अलावा यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास छाया सम्राट काया है। छाया सम्राट, वह व्यक्ति जो वर्षों पहले मर गया। बैफोमेट को यकीन था कि छाया सम्राट की मृत्यु वर्षों पहले हो गई थी, क्योंकि वह उसकी मृत्यु का प्रमाण है। छाया सम्राट की मृत्यु के बाद केवल 4 निषिद्ध काया धारक बचे थे। ये 4 थे विंटरक्लॉ, एलिस्टेयर नाइटफॉल, आकाश और एलिस्टरिया। छाया सम्राट की मृत्यु के कुछ साल बाद बैफोमेट का जन्म दानव सम्राट के शरीर के साथ हुआ।
अपने दानव सम्राट के शरीर का उपयोग करके वह शक्ति के माध्यम से ऊपर चढ़ा और अब वह दुनिया की सभी दानव जातियों का शासक है। उसका प्रकट होना भी इस बात की पुष्टि थी कि छाया सम्राट वास्तव में मर चुका है, क्योंकि एक ही समय में 6 निषिद्ध शरीर धारक नहीं हो सकते। कुछ लोगों को हमेशा छाया सम्राट की मृत्यु के बारे में संदेह था, लेकिन जब वह प्रकट हुआ और दुनिया में एक बार फिर से 5 निषिद्ध शरीर धारक थे, तो सभी को यकीन हो गया कि वह मर चुका है। आखिरकार निषिद्ध शरीर वाले 6 लोग नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ बैफोमेट कुछ ऐसा देख रहा है जो असंभव होना चाहिए। क्या इसका छाया सम्राट से कुछ लेना देना है? बैफोमेट ने सोचा और ऊर्जा प्रवाह को और करीब से महसूस करने की कोशिश की। वह कभी भी छाया सम्राट से सही मायने में नहीं मिला, क्योंकि वह अपने जन्म से पहले ही मर गया था। लेकिन उसके बारे में जो कुछ उसने सुना था, उससे उसे पता था कि जब वह जीवित था तो वह सबसे मजबूत व्यक्तियों में से एक था। याद करते हुए कि उन्होंने उसके बारे में किस तरह की अपमानजनक बातें कही थीं, वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि इसका उससे कुछ लेना देना है। लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर एक शिकन दिखाई दी। जब बैफोमेट ने छाया क्षेत्र से निकलने वाले ऊर्जा प्रवाह को करीब से महसूस किया, तो उसने महसूस किया कि ऊर्जा प्रवाह बहुत धीमी गति से निकल रहा था। यह उस गति से सैकड़ों गुना धीमा था जिससे उसने अपने दानव क्षेत्र के साथ संबंध बनाया था। यह इतना धीमा क्यों है? जिस गति से संबंध बन रहा था उसे महसूस करने के बाद बैफोमेट को संदेह होने लगा कि क्या ये वही संबंध है या नहीं। माल्फासर, उसने माल्फासर को पुकारा जो शुरू से ही यहाँ था। बैफोमेट की बात सुनकर माल्फासर आगे आया और उसके पीछे खड़ा हो गया। तुमने जगन्नाथ को बताया था कि शुरुआत में ऊर्जा प्रवाह बहुत तेज था, उसने पोर्टल पर अपनी नजरें गड़ाए हुए पूछा। हाँ, शुरू में ऊर्जा का प्रवाह बहुत तेज था, लेकिन फिर किसी कारण से यह पूरी तरह से बंद हो गया। जब हम सोच रहे थे कि सब कुछ सामान्य हो गया है तो ऊर्जा का प्रवाह वापस आ गया, लेकिन ये पहले की तुलना में बहुत धीमा था, माल्फासर ने बैफोमेट को सुनने के बाद बताया। यहाँ निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है, बैफोमेट ने माल्फासर को सुनने के बाद खुद से कहा। ऊर्जा का प्रवाह उस प्रवाह के समान था जब उसने दानव क्षेत्र के साथ संबंध बनाया था। लेकिन भले ही ऊर्जा का प्रवाह समान था, लेकिन यह उससे बहुत धीमा था। साथ ही वह इस तथ्य पर विश्वास नहीं कर सकता कि छठा निषिद्ध काया धारक कहीं से भी प्रकट हो सकता है। क्या मुझे दूसरों से इसके बारे में पूछना चाहिए? बैफोमेट ने छाया क्षेत्र के प्रवेश द्वार को देखते हुए सोचा। विंटरक्लॉ जैसे अन्य सम्राट काया धारकों के पास उससे अधिक ज्ञान है, क्योंकि वे बहुत लंबे समय से जीवित हैं। वह वास्तव में ये भी नहीं जानता कि वे सभी कितने पुराने हैं। बेशक उससे उम्र में बड़ा होने का मतलब यह नहीं है कि वे उससे ज्यादा ताकतवर हैं। बैफोमेट को यकीन था कि वह उनमें से किसी के भी खिलाफ बराबरी से लड़ सकता है। नहीं, मैं छाया क्षेत्र का स्थान किसी के साथ साझा नहीं करना चाहता। मैं विंटरक्लॉ को भी इसके बारे में नहीं बताता अगर ये तथ्य न होता कि सील टूटने के बाद मुझे उसकी मदद की ज़रूरत होगी। बैफोमेट ने अपना सिर हिलाया और इस बारे में किसी को न बताने का फैसला किया। चूंकि वह दानव क्षेत्र का स्वामी है, इसलिए वह अन्य राजाओं के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर वह छाया क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है तो उसे दानव क्षेत्र से अपना संबंध तोड़ना होगा। लेकिन अगर वह दानव क्षेत्र से अपना संबंध तोड़ता है तो वह अपनी राक्षसी ऊर्जा का स्रोत खो देगा। राक्षसी ऊर्जा के बिना अन्य राजाओं की तुलना में उसकी शक्ति कम हो जाएगी। छाया क्षेत्र की खोज करने के बाद वह फिर से दानव क्षेत्र से संपर्क स्थापित कर सकता है, लेकिन अगर अन्य राजाओं को ये खबर मिली कि उसने दानव क्षेत्र से अपना संपर्क तोड़ दिया है और वह राक्षसी ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता है, तो वे कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वे एक दूसरे के साथ दोस्ताना संबंध रखते हैं। भले ही उसे यकीन न हो कि छाया क्षेत्र के साथ क्या हो रहा था, लेकिन वह दूसरों को इसके बारे में नहीं बता सकता था और उन्हें इसके स्थान के बारे में नहीं बता सकता था जिसे उसने इतने प्रयास से पाया था। सील तोड़ने का काम कैसा चल रहा है? उसने माल्फासर की ओर देखा और पूछा। यह अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है, हमें इसे जल्द ही तोड़ने में सक्षम होना चाहिए, माल्फासर ने बैफोमेट की बात सुनने के बाद आत्मविश्वास से भरे स्वर में उत्तर दिया। अच्छा, सील तोड़ते रहो, ऊर्जा प्रवाह के बारे में चिंता मत करो, बस इस पर नज़र रखो और अगर कुछ और होता है तो मुझे बताओ, बैफोमेट ने कहा और वहां से चलने लगा। जैसे ही वह वहां से चला गया, खुला क्षेत्र गायब हो गया और घने पेड़ों से भरा क्षेत्र एक बार फिर दिखाई दिया। वह उस स्थान पर आया जहां 2 राक्षस टेलीपोर्टेशन मैट्रिक्स की रखवाली कर रहे थे और उसे सक्रिय कर दिया। टेलीपोर्टेशन मैट्रिक्स जल उठा और वह एक बार फिर उस स्थान पर प्रकट हुआ जहां से उसने पहली बार टेलीपोर्टेशन मैट्रिक्स का उपयोग किया था। अब क्या मुझे इसके बारे में विंटरक्लॉ को बताना चाहिए, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि मेरे पास छाया क्षेत्र का स्थान है और भविष्य में जब सील टूटेगी तो मुझे उसे छाया क्षेत्र का स्थान बताना होगा, बैफोमेट ने खुद से कहा और टेलीपोर्टेशन मैट्रिक्स से बाहर आ गया। अनास्तासिया बिना पलक झपकाए अपने सामने देख रही थी। उसके सामने एक विशाल काला सिंहासन काली आभा उत्सर्जित कर रहा था जो एक भयानक दबाव दे रहा था। ये छाया क्षेत्र का केंद्र था, पूर्ण छाया का सिंहासन।
सिंहासन से एक ऊर्जा प्रवाह निकल रहा था और छाया क्षेत्र से बाहर जा रहा था, बाद में शून्य में गायब हो रहा था। सिंहासन से ऊर्जा प्रवाह निकलने और सिंहासन और छाया सम्राट कोर के बीच संबंध बनने में 10 दिन हो चुके थे। वह इस अजीब स्थिति के कारण बैफोमेट की तरह ही भ्रमित थी। वह संबंध के कारण भ्रमित नहीं थी, क्योंकि वह पहले से ही जानती थी कि यह जल्द या बाद में होगा। जब उसने कुछ समय पहले छाया ऊर्जा का उपयोग महसूस किया, तो वह पहले से ही जानती थी कि यह भविष्य में होगा। उसके भ्रम का कारण यह तथ्य था कि संबंध बहुत धीरे धीरे बन रहा था। शुरुआत में कनेक्शन बहुत तेजी से बन रहा था और 1 मिनट में ही 50% कनेक्शन बन गया। लेकिन 50% तक पहुंचने के बाद अचानक कनेक्शन बनना बंद हो गया और जब दोबारा शुरू हुआ तो बहुत धीमी गति से। उसे जो पता था उसके अनुसार सम्राट कोर के साथ कनेक्शन कुछ ही मिनटों में बन जाना चाहिए था। कनेक्शन बनने के बाद सम्राट कोर को छाया क्षेत्र का आशीर्वाद मिल जाना चाहिए था और उसका स्तर बहुत तेजी से बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। सब कुछ उसके अनुमान से अलग था। कनेक्शन बहुत धीरे धीरे बन रहा था और यह पता नहीं था कि इसके पीछे क्या कारण था। और सबसे बुरी बात यह थी कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। उसने सिंहासन की ओर बढ़ने की कोशिश की। भले ही उसकी शक्ति अतुलनीय थी, फिर भी जब वह सिंहासन की ओर बढ़ी तो उसे भारी दबाव महसूस हुआ। जब वह सिंहासन से सिर्फ 50 मीटर दूर थी, तो उसके चारों ओर की काली आभा बेचैन हो गई और उसमें से छाया ऊर्जा की एक लहर निकली जिसने अनास्तासिया को दूर धकेल दिया। अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने के बावजूद भी वह धक्का देने वाली शक्ति का विरोध करने में सक्षम नहीं थी और उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। छाया ऊर्जा की लहर ने उसे सिंहासन से 100 मीटर दूर धकेल दिया, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अनास्तासिया ने सिंहासन को देखा और उसके मुंह से एक आह निकल गई। भले ही मेरे पास छाया क्षेत्र पर आंशिक अधिकार है, लेकिन मैं सिंहासन के पास नहीं जा सकती और उससे निकलने वाली ऊर्जा प्रवाह की सावधानीपूर्वक जांच नहीं कर सकती, सिंहासन को देखते हुए अनास्तासिया ने बड़बड़ाया। कनेक्शन बनने से पहले वह आसानी से सिंहासन के पास जा सकती थी, लेकिन जिस क्षण से कनेक्शन बनना शुरू हुआ, वह उसके करीब नहीं जा सकती। उसे यकीन नहीं था, लेकिन वह अनुमान लगा सकती थी कि यह एक सुरक्षा तंत्र था ताकि कोई भी कनेक्शन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप न कर सके। ठीक है, चूंकि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती, तो चलिए बस इंतजार करते हैं और देखते हैं कि कनेक्शन 100% पर पहुंचने के बाद क्या होता है। ये पहले से ही 75% पर है और जल्द ही पूरा हो जाना चाहिए, अनास्तासिया ने कहा और एक छोटे सिंहासन की ओर चली गई जो मूल छाया सिंहासन से कुछ दूरी पर था। जब वह सिंहासन पर बैठी और अपनी आंखें बंद की, तो वह छाया क्षेत्र से जुड़ी हर चीज को महसूस करने में सक्षम थी। सील लंबे समय तक नहीं टिकेगी, वो एक पल की जांच के बाद उसने कहा और अपनी आंखें खोलीं। वह पहले से ही जानती थी कि कुछ लोग सील तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वह बाहर की स्थिति पर भी नज़र रख सकती थी और पहले से ही देख सकती थी कि वे राक्षस थे जो सील तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसे छाया क्षेत्र छोड़े हुए बहुत लंबा समय हो गया था, इसलिए वह बाहरी दुनिया की वर्तमान स्थिति के बारे में नहीं जानती थी। उसने माल्फासर को भी देखा जो सील तोड़ने वाले राक्षसों का नेता था, लेकिन वह इस बात से चिंतित नहीं थी कि सील जल्द ही टूट जाएगी। जब तक कोई ऐसा व्यक्ति अंदर नहीं आता जिसके पास सम्राट जैसा गुण न हो, वह उससे निपट सकेगी। यहाँ तक कि माल्फासर भी उसकी नज़र में कुछ नहीं था। वह महसूस कर सकती है कि वह शक्तिशाली है। हाँ, शक्तिशाली, लेकिन वह कोई खतरा नहीं है। छाया क्षेत्र के अंदर, जहाँ उसका आंशिक नियंत्रण है और वह कुछ हद तक छाया ऊर्जा का उपयोग भी कर सकती है, उसे विश्वास था कि माल्फासर स्तर के 5 राक्षस भी उसके खिलाफ नहीं लड़ पाएंगे। भले ही मैं उनसे निपट सकती हूँ, लेकिन अगर बहुत सारे राक्षस अंदर घुस जाएं तो ये परेशानी भरा होगा, क्योंकि मैं अकेले सभी को नहीं रोक पाऊंगी, अनास्तासिया ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा। अगर बहुत सारे राक्षस अंदर घुस जाएं तो क्या मुझे गुरु द्वारा दी गई चीज़ का उपयोग करना चाहिए? अनास्तासिया ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और सिंहासन के माध्यम से उसने उस बड़े काले महल के चारों ओर जमीन पर ध्यान केंद्रित किया जिसमें वह बैठी थी। उसकी इंद्रियां जमीन में घुस गईं और वह भूमिगत दृश्य देखने में सक्षम हो गई। उसकी इंद्रियां भूमिगत में दसियों किलोमीटर तक चली गईं और जल्द ही भूमिगत के भीतर स्थित एक बड़े खुले क्षेत्र की छवि उसके सामने आ गई। खुला क्षेत्र सैकड़ों किलोमीटर चौड़ा था और वहां वयस्क मनुष्यों के आकार की हजारों अजीब काली गेंदें तैर रही थीं। गेंदें बिल्कुल काली थीं और उनके अंदर क्या था, यह अज्ञात था। अनास्तासिया की आध्यात्मिक भावना सभी काली गेंदों के ऊपर से गुजरी, जैसे वह कुछ खोजने की कोशिश कर रही हो। 1 मिनट के बाद उसकी आध्यात्मिक भावना एक खास काली गेंद पर रुक गई। ये काली गेंद उस क्षेत्र की दूसरी काली गेंदों जैसी ही थी और इसमें कुछ भी अलग नहीं था। लेकिन जब अनास्तासिया की आध्यात्मिक भावना उस पर रुकी, तो उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वह कमीना वाल्टेयर इसके अंदर सो रहा है। क्या मुझे मास्टर द्वारा दी गई वस्तु का उपयोग करना चाहिए और उसे उन राक्षसों के सामने फेंक देना चाहिए? उसकी शक्ति के साथ उसके लिए उन राक्षसों से निपटना मुश्किल नहीं होगा।
ये और भी बेहतर होगा यदि वह उन सभी राक्षसों को मार डाले और खुद भी नष्ट हो जाए, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है कि वह हमेशा मास्टर के साथ कैसे चिपके रहने की कोशिश करता है। अनास्तासिया ने शत्रुतापूर्ण आंखों से काली गेंद को देखते हुए कुछ अजीब लेकिन खतरनाक शब्द बोले। जैसे उसकी शत्रुतापूर्ण निगाहों को महसूस करते ही काली गेंद भी थोड़ी हिल गई। जब अनास्तासिया ने देखा कि काली गेंद हिल रही है तो उसकी कुटिल मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। चिंता मत करो, भले ही तुम नष्ट हो जाओ, ऐसा नहीं है कि तुम मर जाओगे। आखिरकार तुम पहले से ही मर चुके हो। किसी अज्ञात स्थान पर लैब रूम जैसी दिखने वाली जगह के अंदर किसी के द्वारा कीबोर्ड पर तेजी से कीज दबाने की आवाज आई। एक महिला जो लगभग 30 साल की लग रही है, मॉनिटर पर नजर रखते हुए लगातार अलग अलग कीज दबा रही है। महिला का चेहरा सुंदर और कोमल था, लंबे काले बाल, एम्बर रंग की आंखें और पतली पलकें थीं। उसने लंबा सफ़ेद डॉक्टर का कोट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक बेपरवाह भाव था। उससे कुछ ही दूरी पर एक पुरुष कांच की नली में जंजीर से बंधा हुआ था। नली में पारदर्शी सफ़ेद तरल भरा हुआ था जो सामान्य पानी जैसा दिखता था। नली से कई छोटी पतली पाइप जुड़ी हुई थीं। नली के अंदर मौजूद व्यक्ति बेहोश था और उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। उस व्यक्ति की नली के अलावा एक और नली लगाई गई थी। उस नली के अंदर एक सी जोड़ रैंक का राक्षस जो मोटे ऊदबिलाव जैसा दिखता था, बेहोश पड़ा था। मोटे ऊदबिलाव के शरीर से दसियों सुइयां जुड़ी हुई थीं और वे सुइयां उस व्यक्ति की नली की पतली पाइपों से जुड़ी हुई थीं। ठीक है, देखते हैं कि यह काम करेगा या नहीं। कुछ देर बाद महिला ने अपना काम बंद कर दिया और कांच की नलियों को देखते हुए कहा। उसने कीबोर्ड पर एंटर कमांड दबाया और अचानक बीवर से जुड़ी सुइयां हिलने लगीं। बीवर जो कुछ देर पहले बेहोश था, वह झटके से जाग गया और दर्द से चीखने लगा। बीवर ने सुइयों से मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन वह उन्हें तोड़ नहीं पाया। जल्द ही सुइयां लाल होने लगीं क्योंकि वे बीवर के रक्तसार से भरने लगीं। जैसे ही सुइयां रक्तसार को अवशोषित करती हैं, मोटे बीवर का शरीर सिकुड़ने लगता है। सुइयों के माध्यम से रक्तसार पतली पाइपों में चला जाता है जो दूसरी कांच की ट्यूब से जुड़ी होती हैं जिसमें बेहोश आदमी को जंजीर से बांधा गया था। पाइपों से रक्तसार को दूसरी ट्यूब में इंजेक्ट किया गया। जैसे ही रक्तसार को कांच की ट्यूब में इंजेक्ट किया गया, ट्यूब के अंदर का पारदर्शी सफ़ेद तरल बैंगनी रंग में बदलने लगा। पहले कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन करीब 30 सेकंड के बाद जब पारदर्शी सफ़ेद तरल शुद्ध बैंगनी रंग में बदल गया तो आदमी का शरीर हिलने लगा। महिला कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित कर रही थी और बीवा और आदमी के साथ क्या हो रहा था इस पर ध्यान नहीं दे रही थी। उच्च खुराक के साथ भी वह दर्द के कारण जागने वाला है, महिला ने अपनी थोड़ी रगड़ते हुए कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उस आदमी की आंखें खुल गईं जो अब तक बेहोश था। अरोग, उसका शरीर हिंसक रूप से हिलने लगा। वह चिल्लाना चाहता था लेकिन ऑक्सीजन मास्क और ट्यूब के अंदर तरल के कारण नहीं कर सका। उसने उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश की जो उसे बांध रही थी, लेकिन जंजीरें बहुत मजबूत थीं और वह उन्हें तोड़ नहीं पाया। जल्द ही आदमी का शरीर गुब्बारे की तरह निगलने लगा। आदमी के चेहरे पर शुद्ध भय का भाव दिखाई दे रहा था क्योंकि वह संघर्ष करना जारी रखता था लेकिन मुक्त होने में असमर्थ था। महिला ने अपने कोमल चेहरे पर बिना किसी परेशानी के ये सब देखा। उसके चेहरे पर दिलचस्पी का भाव भी था। मोटे ऊदबिलाव का शरीर सूखे भूसे में बदल गया और आदमी का शरीर गुब्बारे की तरह निगल लिया गया। धमाका! आदमी का शरीर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और जल्द ही जोरदार धमाके के साथ फट गया। ट्यूब का कांच बैंगनी लाल तरल से रंगा हुआ था और मांस के टुकड़े। हाँ, इंसानों को राक्षस की शक्ति देने की सफलता दर बहुत कम है, आदमी को गुब्बारे की तरह फटते देख महिला ने आह भरते हुए कहा। किसी व्यक्ति को इस तरह फटते देखना दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात है। उसके चेहरे पर कोई असहजता नहीं थी। अमारा, तुम फिर से गड़बड़ कर रही हो। अचानक लैब रूम का दरवाज़ा खुला और एक और महिला लैब के अंदर दाखिल हुई। जो महिला अंदर दाखिल हुई वह 20 के दशक के मध्य में दिख रही थी और उसके बाल चांदी के रंग के थे। उसने सामान्य टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे जिससे उसकी लंबी टांगें दिख रही थीं। उसकी त्वचा गोरी और सफ़ेद थी और उसकी हरी आंखें असंतोष से भरी हुई थीं। यहाँ गड़बड़ करने से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो यहाँ काम कर रही हूँ, अमरा ने मासूमियत से कहा। हाँ, हमारे लोगों को नष्ट करते हुए काम करना, सेरा ने आंखें घुमाते हुए कहा। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अपने प्रयोगों के लिए हमारे लोगों का इस्तेमाल मत करो? अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो बस बाहर जाओ और खुद ही कुछ लोगों को पकड़ लो। मैं अपने प्रयोगों के लिए सिर्फ बेकार लोगों का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सेरा की बात सुनकर अमारा ने कहा। वैसे तुमने जिस व्यक्ति के बारे में बताया था वह यहाँ कब आएगा? अमारा ने जल्दी से विषय बदलने की कोशिश की जब उसने सेरा की आंखों में एक धमकी भरा भाव देखा। लैला अपने गिल्ड से जुड़े कुछ मामलों से निपट रही है और उसने मुझसे कहा कि जब वह सब कुछ निपटा लेगी तो वह उसे यहाँ ले आएगी। क्या उसने उसे 20 दिन पहले नहीं पकड़ा था? उसे इतना समय क्यों लग रहा है? अरे, क्यों न हम भी उसे मेरे एक प्रयोग के लिए इस्तेमाल करें जब वह यहाँ आई थी।
मुझे परीक्षण विषय के रूप में एक उच्च स्तरीय शिकारी की आवश्यकता है, अमरा ने अचानक सेरा को आशा भरी आंखों से देखते हुए पूछा। यदि आप उसे प्रयोग के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो आगे बढ़ें और उसे स्वयं पकड़ लें। मेरे पास आपके साथ खेलने का समय नहीं है, सेरा ने कहा और वहां से चलने लगी। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन उसे अगले 5 दिनों में उसे यहाँ लाना चाहिए। कुछ भी नया करने की कोशिश न करें और उस पर पहले वाली विधि का ही उपयोग करें। यदि मुझे उसके बारे में प्राप्त सभी विवरण सत्य हैं, तो बहुत अधिक संभावना है कि उसका शरीर वैलेरी के आइस रीपर शरीर से भी अधिक विशेष है, सीयर ने कहा और प्रयोगशाला से बाहर निकल गया। आइस रीपर शरीर से भी बेहतर है, हो, अमरा ने बड़बड़ाया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तो यह आखिरकार हो गया, लैला ने अपने फ़ोन पर संदेश को बड़ी मुस्कान के साथ देखते हुए कहा। उसे अभी अभी एसोसिएशन से एक संदेश मिला है जिसमें उसे सूचित किया गया है कि उसका गिल्ड अब एक गोल्ड रैंक गिल्ड है। इसके साथ ही अब उसके गिल्ड के अंतर्गत और भी कालकोठरी होंगी और एक्वाविले शहर में उसका प्रभाव भी बढ़ेगा। अब जब ऑगडैन के साथ काम खत्म हो गया है तो मुझे उसे वहां लाना होगा, लैला ने अपने मंदिरों को रगड़ते हुए कहा। इवान के साथ जो कुछ हो रहा था उसके कारण वह तनाव में थी। उस दिन उसे खाना देने के बाद वह दूसरे कामों में व्यस्त थी, इसलिए उसे उससे मिलने का मौका नहीं मिला। उसके बजाय उसका एक अधीनस्थ उस पर नज़र रख रहा था। उस आदमी को भी निर्देश दिया गया था कि वह उसका दिमाग तोड़ने के लिए उस पर अलग अलग यातना के तरीके आजमाए। लेकिन अगले ही दिन उसे उसका फ़ोन आया जिसमें उसने कहा कि इवान के साथ कुछ हुआ है। जब उसका अधीनस्थ अगले दिन उसे खोजने गया तो उसने उसे उस कमरे में बेहोश पाया। उसने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी तरीका उस पर काम नहीं आया। उसका एक अधीनस्थ जो बी रैंक का हीलर था, उसने भी उसकी जांच की और उसे जगाने के लिए अपने सभी कौशल का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी भी ये पता नहीं लगा पाया कि उसे क्या हुआ था। अंत में उसने उन्हें उसे मेडिकल कैप्सूल में रखने का निर्देश दिया जो लोगों को ठीक होने में मदद कर सकता है। वह जानती थी कि अगर इवान मर गया तो वह मुसीबत में पड़ जाएगी। अगर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझसे उसे पकड़ने और उसे लाने के लिए कहा तो उन्हें किसी काम के लिए उसकी ज़रूरत होगी, ये लैला का विचार था। अगर इवान उसके द्वारा कैद किए जाने के दौरान मर गया तो उसकी मौत का सारा दोष उस पर आएगा, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि बी रैंक का हीलर भी उसे ठीक नहीं कर सकता था। उसके गिल्ड में कोई ए रैंक का हीलर नहीं है और अगर वह किसी दूसरे ए रैंक के हीलर को बुलाती है जो उसके गिल्ड से नहीं है तो ये जोखिम भरा होगा। मुझे बस ये सुनिश्चित करना है कि मैं उसे लाने से पहले वह न मरे। एक बार जब मैं उसे वहां ले आती हूं तो यह मेरा कोई काम नहीं है कि वह जिंदा रहे या मर जाए, लैला ने सोचा और एक कमरे के सामने पहुंच गई। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। कमरे में एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ अपने फ़ोन पर सुपर ज़ारियो खेल रहा था। हरे रंग के तरल से भरा एक कैप्सूल उस आदमी से कुछ ही दूरी पर रखा गया था और इवान ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए उसके अंदर लेटा हुआ था। वह कैसा है? लैला ने पूछा और कैप्सूल की ओर चली गई। पहले जैसा ही, आदमी ने अपने फ़ोन की स्क्रीन से नज़र हटाए बिना जवाब दिया। उस आदमी का नाम ड्रोइन था, वह भी जो रैंक का शिकारी था और उसने ही बेहोश इवान की खोज की थी। जब लैला कैप्सूल के सामने आए और इवान को देखा तो उसने देखा कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था, हालांकि वह मेडिकल कैप्सूल के अंदर था और उसके चेहरे पर समय समय पर एक दर्दनाक भाव दिखाई दे रहा था। आखिर उसे क्या हो गया है? लैला ने चेहरे पर शिकन के साथ सोचा। क्या उसने ये जानने के बाद कोई बेवकूफ़ी करने की कोशिश की कि वह यहाँ से भाग नहीं सकता और परिणामस्वरूप उसे प्रतिक्रिया मिली? लैला ने खुद से सोचा और मेडिकल कैप्सूल खोला। उसने अपने आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग करके उसके शरीर की जांच की। भले ही इवान की जांच करने वाले हीलर ने उसे बताया था कि उसके शरीर में उसके मन के बहुत अव्यवस्थित होने के अलावा कुछ भी गड़बड़ नहीं है, फिर भी उसने खुद देखने का फैसला किया। वह हीलर बी रैंक का था और वह आध्यात्मिक इंद्रिय का उपयोग नहीं कर सकता, केवल ए रैंक के शिकारी ही आध्यात्मिक इंद्रिय का उपयोग कर सकते हैं। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय को सक्रिय किया। एक अदृश्य तरंग उसके शरीर से निकलकर इवान की ओर चली गई। तरंग ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया और लैला बाहर से देख पाई कि उसके शरीर में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। जब उसने देखा कि बाहर कुछ भी गड़बड़ नहीं है तो उसने अंदर से देखने का फैसला किया। चलो देखते हैं कि उसका मन कितना अव्यवस्थित है, लैला ने सोचा और उसके शरीर को अंदर से देखने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसकी आध्यात्मिक इंद्रिय उसके शरीर के अंदर प्रवेश करती है, कुछ ऐसा होता है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। जैसे ही उसकी आध्यात्मिक इंद्रिय उसके शरीर में प्रवेश करती है, उसने देखा कि एक काली ऊर्जा उसकी ओर तेजी से आ रही है। लैला ने महसूस किया कि उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए हैं और उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय को वापस पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काली ऊर्जा ने तुरंत उसकी आध्यात्मिक भावना को नष्ट कर दिया और लैला का दिमाग काला हो गया। थर्ड, ड्रोइन जो अपने फ़ोन पर गेम खेल रहा था, जब उसने कुछ गिरने की आवाज़ सुनी तो चौंक गया। हाँ, उसने कैप्सूल की ओर देखा और जब उसने लैला को फर्श पर बेहोश पड़ा देखा तो दंग रह गया।
बॉस, ड्रोइन जल्दी से उठकर उसके पास गया। उसने पहले उसे चेक किया और ये देखकर राहत महसूस की कि वह जीवित थी। उसे क्या हुआ? ड्रोइन ने बुदबुदाया और चेहरे पर शिकन के साथ इवान को देखा। कुछ देर तक इवान को देखने के बाद, जैसे उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ हो, उसके चेहरे पर एक समझदारी भरी नजर आई। गंभीरता से ड्रोइन ने एक अजीब सी मुस्कान दिखाते हुए अपना सिर हिलाया। लगभग 1 घंटे बाद लेयला उठी और उसने देखा कि ड्रोइन जो उसके पास ही बैठा था, अभी भी गेम खेल रहा था। उसका दिमाग चकरा रहा था और उसके चेहरे पर एक उलझन भरी नजर थी। जब ड्रोइन ने देखा कि वह जाग गई है, तो वह उठकर उसके पास गया। बॉस, क्या तुम ठीक हो? उसने अजीब सी मुस्कान दिखाते हुए लायल से पूछा, गंभीरता से। भले ही तुम अपनी आध्यात्मिक समझ का इस्तेमाल कर रही थी और तुमने उसकी चीज देखी, लेकिन तुम्हें सिर्फ इसलिए बेहोश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह औसत से बड़ी थी। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा था क्योंकि उसका दिमाग चकरा रहा था। लेकिन जब उसे आखिरकार समझ में आया कि वह क्या कह रहा था तो उसके माथे पर काली रेखाएं उभर आईं। डोरिन को अचानक कमरे का तापमान गिरता हुआ महसूस हुआ। अगले ही सेकंड कमरे की दीवार टूट गई और डोरिन कमरे से बाहर उड़ गई। ड्रोइन को बाहर उड़ा देने के बाद उसने गहरी सांस ली और अपने शरीर की जांच की। बिल्कुल एक पल के बाद उसने इवान को देखते हुए बुदबुदाया। उसकी आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई थी क्योंकि उसकी आध्यात्मिक समझ पहले काली ऊर्जा द्वारा नष्ट कर दी गई थी। अपनी आत्मा को हुए नुकसान के कारण वह पहले ही बेहोश हो गई थी। आत्मा को हुए नुकसान को ठीक करना बहुत मुश्किल है, और अगर आपकी आत्मा क्षतिग्रस्त हो जाती है तो आपकी शक्ति भी कम हो जाएगी। आखिर वह क्या बकवास था? लायल को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कौन सी ऊर्जा थी जिसने उसकी आध्यात्मिक भावना को नष्ट कर दिया। मुझे नहीं पता कि इस कमीने को क्या हो गया है, लेकिन मैं उसे अब और यहाँ नहीं रख सकती। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी, लायल ने खुद से कहा और अगले दिन एक्वाविले शहर छोड़ने का फैसला किया।